गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वियना 1815, अ न्यू कंजर्वेटिज्म, ये सारी चीजें पढ़ी। 1815 जो पढ़ा था हमने ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें ये पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया, इन तीनों ने मिलकर नेपोलियन को हराया और यूरोप में वापस से सब कुछ पहले जैसा कर दिया। पहले जैसा मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की जो कंडीशन थी, वापस से सब कुछ वही स्थिति कर दी। यानी जैसे पहले किंगडम और एम्पायर्स थे फ्रांस के आसपास की टेरिटरीज में, उनको बिल्कुल वैसा ही कर दिया। वापस से रूल वही आ गया, सारी चीजें वही पहले जैसी हो गई। फिर से वही डेस्पोटिक रूल आ गया, यानी मोनार्कियल रूल, सब जगह राजा वगैरह, ये सारा सिस्टम राजाओं वाला, चर्च का ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ वैसा ही कर दिया। और जब सब कुछ वैसा ही हो गया, लेकिन बात तो अभी वही थी। इधर नेशनलिज्म की फीलिंग जो एक बार आ चुकी थी, जब एक बार फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया था, लोगों को समझ में आ गई थी सारी बात, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारे अधिकार है, क्या हमको मिलना चाहिए। और साथ में हर एक जो कंट्री है वो पैच वर्क में ना होकर के, टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। और इसी बीच में इन्हीं का विरोध करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनी, रेवोल्यूशनरी, जोसेफ मैजिनी जैसे रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने ग्रुप बनाए। इटली के लिए उन्होंने अलग बनाया, यंग इटली, यंग यूरोप बनाया यूरोप के लिए। तो जैसे ही सीक्रेट सोसाइटीज जोसेफ मैजिनी ने इटली में बनाई थी, बिल्कुल उसी बेसिस पे आगे चल करके जर्मन जो जर्मन स्टेट्स थे, आयरलैंड है, पोलैंड है, इन बेल्जियम है, ग्रीस है, इन सभी जगह इसी तरह के पॉलिटिकल ग्रुप और साथ में रेवोल्यूशनरी ग्रुप बने, जो चुपचाप मिल करके काम कर रहे थे। कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो खड़ा किया जाए। अब ये करता कौन, करते वही लोग जिनकी हमने बात की थी, जिनकी लिबरल्स की। लिबरल्स थे कौन भाई? ये लोग मिडिल क्लास लोग थे। कैसे मिडिल क्लास थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। ठीक। तो लिबरलिज्म के साथ ऐड क्या हो गया था? देशभक्ति की भावना और ऐड हो गई थी कि एक तो ये अधिकारों की मांग करते थे, गवर्नमेंट बाई कंसेंट की मांग करते थे, इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल आइडियाज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और साथ में इसमें नेशनलिज्म यानी एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की जबरदस्त फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स कंट्री, अपने देश के लिए बहुत बढ़िया देश प्रेम की भावना, प्यार की भावना, उसने और बड़ा काम कर दिया। ये दोनों चीजें मिल गई और उन्होंने रेवोल्यूशन की दोबारा से शुरुआत जो है वो कर दी। अब रेवोल्यूशन कंजर्वेटिव के डर की वजह से, अब तक जो लिबरल थे वो शांति से बैठे थे, चुपचाप अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बनते गए, लोग जुड़ते गए, आखिरकार डिसाइड कर लिया कि आज नहीं तो कल रेवोल्यूशन तो करना है। और ये सब करने में मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी। ये सब करते करते, तैयारी करते करते, लोगों को जोड़ते हुए, माहौल बनाते 1830 आ गया। 5 साल लग गए। 1830 से लेके और 1840 तक, 48 तक यूरोप में अलग अलग देशों में फिर कई रिवोल्यूशन हुए। इसीलिए ये जो 18 साल का समय है, 1830 से लेके 1848 तक का जो 18 ईयर का ये टाइम पीरियड है, इसीलिए इसको कहा है एज ऑफ रेवोल्यूशन। इस दौरान एक सीरीज शुरू हुई रेवोल्यूशन की, कि पहले फ्रांस में, फिर ब्रुसेल्स में, फिर ग्रीस में, एक के बाद एक अलग अलग कंट्री में रेवोल्यूशन शुरू हुए। किस चीज को लेकर के? नेशनलिज्म को लेकर के, देश प्रेम की भावना को लेकर के। पहला यही कि हम किसी एम्पायर का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि हमारा अपना इंडिपेंडेंट नेशन होगा, या जिस जिस एम्पायर के पास हमारे देशों के हिस्से हैं, हम उनको रेवोल्यूशन के थ्रू, वॉर के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल उनको छुड़ाएंगे, अपना वापस सब एक में मिलाएंगे और उसके बाद अपना एक यूनिट, एक नेशन स्टेट, यूनिफाइड नेशन स्टेट बनाएंगे। जैसे उस समय बहुत बड़े एम्पायर थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, तो इनके जो स्टेट थे, शुरुआत इन्होंने की, जैसे जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो आपको पता ही बर्बन डायनेस्टी आ गई थी, तो अगेन दोबारा से शुरुआत फ्रांस से ही होनी है। जैसे उस समय के जो जर्मन स्टेट है, इटालियन स्टेट है, यानी इटली के कुछ राज्य, जर्मनी के कुछ राज्य जो है, कुछ स्टेट जो है, वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। आयरलैंड, पोलैंड रशिया का हिस्सा बन गया था। तो इन सबको आजाद होना था और इन सब में अब रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। तो इस सब की तैयारी करते करते 5 साल लगे लिबरल्स को माहौल बनाने में, लोगों को जोड़ने में, सीक्रेट सोसाइटी बनाने में, लोगों को इंस्पायर करने में। कितना टाइम लग गया? 5 साल लगे। और आखिरकार फिर 5 के मुद्रों में क्या हुआ? 1815, 15 साल लग गए। 15 भाई 1815 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना, मैं बार बार गलत बोल जाता हूँ।
1815 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना और 1830 से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। आखिरकार 15 साल हो गए कंजर्वेटिव्स को झेलते झेलते, दोबारा से रूलर्स की वही मनमानियां झेलते, सारी चीज करते, आखिरकार फिर से हिम्मत जो दिखाई वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ही दिखाई और दोबारा से रेवोल्यूशन की शुरुआत आखिरकार फ्रांस में ही की। क्योंकि उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई वो एक बार पहले भी अपने राजा को हटा चुके थे, पहले भी रेवोल्यूशन कर चुके थे, तो दोबारा से वो ज्यादा जागरूक थे और इसीलिए उन्होंने फिर से शुरुआत फ्रांस से ही हुई। अब बात को समझिए, क्या है द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1634। मैंने एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों बोला? 1830 से 1848, ये 18 साल का टाइम है, इसमें 3-4 रेवोल्यूशन एक के बाद एक हुए। शुरुआत फ्रांस से हुई। तो क्वेश्चन आता है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये पूरा, कि ये जो 1830 टू 1848 का जो टाइम पीरियड है, Why is it called the age of revolution? इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? ये जो टाइम पीरियड है, जो टाइम स्पेन है 18 इयर्स का, इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? तो हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे कि एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ कहाँ हुआ? फर्स्ट अपहीवल इन फ्रांस। दोबारा से स्टार्टिंग हुई कहाँ? फ्रांस। कब हुई? 1830। तो पहला रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, ठीक, 1830, जुलाई 1830। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड द पावर टू द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, यानी जो बर्बन किंग्स 1815 में, यानी जो ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रांस में वापस लाए गए थे, पब्लिक ने उनको दोबारा से रेवोल्यूशन करके हटा दिया, फिर से हटा दिया उनको, वरना ओवरथ्रोन बाय रेगुलर रेवोल्यूशनरीज। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, जो बर्बन किंग्स थे, बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय, उन्हें हटा दिया गया, फेंक दिया गया, ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया? रेवोल्यूशन करके किंग को हटाया और वापस वही रेवोल्यूशनरीज। और कैसी गवर्नमेंट लाए होंगे? गवर्नमेंट बाई कंसेंट, गवर्नमेंट बाई इलेक्शन, यानी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रांस को दोबारा से बना, ये हुआ, ठीक है। और इस समय किंग कौन था? बर्बन डायनेस्टी का किंग जब ये वाला रेवोल्यूशन हुआ, अब किंग था लुइस फिलिपी। तो लुइस फिलिपी को इन्होंने हटा दिया। इसीलिए मेटरनिक ने कहा था, मैंने कल भी बोला था लेक्चर में, कल भी मैंने बताया था यही चीज, क्या बताया था कि मेटरनिक ने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी अगर फ्रांस छींकता है तो बाकी के यूरोप को जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब कि अब अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है तो गारंटेड यूरोप के बाकी के देशों में भी, बाकी के टेरिटरीज में भी क्या होगा? रेवोल्यूशन होगा ही होगा। तो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। तो पहला रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? फ्रांस में। और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। दूसरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रुसेल्स में, यानी फ्रांस से इंस्पायर हुआ ब्रुसेल्स, ठीक है, फ्रांस से इंस्पायर हुआ ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के लोगों ने भी क्या कर दिया? ब्रुसेल्स के लोगों ने रेवोल्यूशन किया और रेवोल्यूशन करके इन्होंने क्या किया? बेल्जियम को अलग कर लिया, ठीक है, बेल्जियम को क्या किया? अलग कर लिया, ठीक, इन्होंने भी बेल्जियम को अलग किया। तो इसको हम करेंगे ब्रोक अवे बेल्जियम, बेल्जियम बेल्जियम को इन्होंने अलग कर लिया, किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से छुड़ा दिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि कुछ किंगडम थे, कुछ एम्पायर थे। तो जैसे किंगडम ऑफ फ्रांस था, किंगडम ऑफ स्वीडन, किंगडम ऑफ नॉर्वे, किंगडम ऑफ नेदरलैंड। ऐसा ही एक किंगडम था नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड के कब्जे में था बेल्जियम। बेल्जियम के ब्रुसेल्स के लोगों ने, ब्रुसेल्स से स्टार्टिंग हुई किसकी? अपराइजिंग की, रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के।
दोबारा से जो हुआ है उससे इंस्पायर होकर के यहाँ ब्रसेल्स के, बेल्जियम के ब्रसेल्स के लोगों ने जो है वो रेवोल्यूशन कर दिया और क्या हुआ, अपना बेल्जियम नाम का सेपरेट अपना अलग देश बना लिया, यानी उनकी जो भी हिस्से नेदरलैंड ने कब्जा रखे थे उससे वो आजाद हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही समझे जैसे 1947 में 1947 में हमारा देश ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे से आजाद हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके से नेदरलैंड के कंट्रोल से बेल्जियम को उन्होंने आजाद कर दिया। तो इस टाइम पीरियड में दो रिवोल्यूशन हो गए, पहला फ्रांस में, दूसरा ब्रसेल्स में, अभी एक और होना बाकी है, तीसरा। तो ये तीन बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए, इसीलिए इसको कहा गया इस टाइम पीरियड को क्या, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब कोई भी रेवोल्यूशन हो ऐसा तो होता नहीं कि एक साल में हो गया, एक साल में हुआ निपट गया, लंबा समय लगा। इंडिया को भी 1857 से करते 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 1947 कितने साल लगे। तो ऐसे ही ये हुए तो तीन ही रिवोल्यूशन, तो 18 साल लगे इन तीनों देशों को अलग अलग टाइम पर रिवोल्यूशन करके अपने आप को आजाद करा पाने में। तो पहला क्या था, अपीवल इन फ्रांस, दूसरा अपराइजिंग इन ब्रसेल्स, तीसरा जो आ रहा है वो क्या है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको जरा समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझना समझेंगे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम क्यों दिया है, कंट्री आज है ग्रीस, तब भी था, और ये किसके कब्जे में था भाई, ये बहुत लंबे समय से रहा, किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के कब्जे में। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर, आप यहाँ बात को समझ के चलना, मैं क्यों बता रहा हूँ, वैसे बताता नहीं है, रिलीजन का कोई लेना देना होता नहीं, लेकिन यहाँ समझने के लिए जरूरी है। ये एक मुस्लिम एम्पायर था, और ग्रीस एक कैसी कंट्री है, ये एक क्रिश्चियन कंट्री थी, यानी एक क्रिश्चियन कंट्री एक मुस्लिम एम्पायर के कब्जे में थी और बहुत लंबे समय से थी। ठीक, तो पहली चीज तो ये कि हर किसी को अपनी आजादी प्यारी होती है, तो ग्रीस के लोग भी चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हमें आजाद होना है, और हमारा ग्रीस जो कंट्री है वो आजाद होना चाहिए, ना कि किसी एम्पायर के कब्जे में होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई बाहर का रूलर नहीं होना चाहिए। राजा अपना हो सकता है, अपने देश का हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए कोई और। ठीक, यहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं थी, यहाँ बात थी कि अपना एम्पायर, हम किसी एम्पायर का नहीं बनेंगे, अपना इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल किसी और का ना होना चाहिए। तो ओटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था अपने टाइम का उस समय, और ओटोमन एम्पायर ने कब्जा कर रखा था किस पे, ग्रीस पे, बहुत लंबे समय से। तो ग्रीस के जो लोग थे वो आजादी चाहते थे ओटोमन एम्पायर से, लेकिन करे कैसे रेवोल्यूशन, वही जो प्रीवियस दो रेवोल्यूशन हो चुके थे फ्रांस के इन सबके, तो उनसे उन्हें भी हौसला मिला कि, और उन जो यहाँ ग्रीस के जो लीडर थे उन्होंने भी वही प्रयास किए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने पोएम्स, प्लेज, लैंग्वेजेस, इन सब चीजों के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया, लोगों में देशभक्ति की भावना भरी, लोगों को किससे जोड़ा, रेवोल्यूशन से जोड़ा, और उनको इंस्पायर किया कि अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। तो यहाँ भी कुछ लोगों ने वही प्रयास किया, यहाँ के कुछ पोएट थे, कुछ प्ले राइट्स थे, जिन्होंने प्लेज, ड्रामा, पोएम, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, इन सब चीजों के थ्रू लोगों में वो इंस्पिरेशन भरी कि हाँ हमें आजाद होना है, देशभक्ति की भावना इनमें जो है वो डाली लोगों में, जिससे लोगों में हिम्मत आई कि वो इतने बड़े एम्पायर से लड़ने की हिम्मत जुटा सके। तो फाइनली यहाँ भी स्टार्ट हो गया, इसीलिए ये जो युद्ध ग्रीस की इंडिपेंडेंस के लिए स्टार्ट हुआ था, इसीलिए बोला गया इसको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर, अब ये बड़े लंबे, ये काफी लंबे समय तक चला। तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई, इसकी स्टार्टिंग जो है वो 1821 में हो गई। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में स्टार्ट हो गया, ग्रीस के लोगों ने 1821 में ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, ओटोमन एम्पायर का अगर मेन हम शहर माने या मेन जो कंट्री टर्की था, ठीक, इसके अगेंस्ट जो है 1821 में इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, विद्रोह कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया। ठीक है, और ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला उन ग्रीक सिटीजन से जो ग्रीस छोड़ करके भाग गए थे, बाहर रह रहे थे, छुप करके रह रहे थे, उनका भी उनको सपोर्ट मिला, उन्होंने भी हेल्प की। इसके अलावा मैंने अभी बोला था कि ग्रीस में बहुत सारे पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, इन्होंने अपनी अपनी पोएम्स और ड्रामा या फोक डांसेस, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें लिखी, इससे अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचाए।
क्योंकि मैंने बताया एजुकेशन इतनी थी नहीं, और आम जनता को जोड़ने का यही एक तरीका था, अपनी बात समझाने का यही एक तरीका था कि लिटरेचर जो है, पोइट्री है, सॉन्ग्स है, इन चीजों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। लोगों में ये विचार भी डाला कि आप एक मुस्लिम एम्पायर के कब्जे में हैं, तो ये गलत है, आपको आजाद होना चाहिए, आपको अपना खुद की कंट्री को आजाद कराना चाहिए, अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरीके से 1821 में ये स्टार्ट हुआ, और इन्हें बहुत लंबा समय हो गया लड़ते लड़ते। ये सब जब चलता रहा तो 1832 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ? 1821 में। इसमें कंट्रीब्यूशन रहा पोइट्स का, आर्टिस्ट का, और बहुत सारे नेशनलिस्ट का, बहुत सारे लीडर्स का और कॉमन पीपल का। और उसके बाद आखिरकार 1821 में ये लड़ाई, रिवोल्यूशन इनका स्टार्ट हुआ, और फाइनली 1832 में ओटोमन एम्पायर ने कहा कि ठीक है, हम ग्रीस को आजाद कर देते हैं। तो 1832 में ग्रीस और ओटोमन एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी हुई, और ये ट्रीटी कहाँ हुई? एक शहर में हुई जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल में एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ, किसके बीच में? ग्रीस और ओटोमन एम्पायर के बीच में एक समझौता हुआ, और उसके अकॉर्डिंग ग्रीस को जो है वो आजाद कर दिया गया। कब आजाद किया गया? 1832 में। जैसे हमारा देश जो है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1947 में, अगस्त में। कौन सा? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। ये ट्रीटी थी जिसपे डिक्लेयर किया गया कि आज से भारत जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं है, अब ये स्वतंत्र एक सोवरेन कंट्री रहेगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे ये ट्रीटी जो है वो ग्रीस और ओटोमन एम्पायर के बीच में हुई। कहां पर हुई? कॉन्स्टेंटिनोपल में हुई, और इसलिए इसको कहा गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कब हुई? 1832 में। और इसी के साथ ही क्या हुआ? ग्रीक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हो गया, और ग्रीस जो कंट्री है वो आजाद हो गया। और तभी वो हमारे सामने इस रूप में है, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में है। अगर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हुआ होता तो जो ग्रीस है वो आज भी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा होता। तो ये तीसरा रेवोल्यूशन था। तो पहला अपीवल इन फ्रांस, दूसरा अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, और तीसरा क्या? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1830 से लेकर 1840 के बीच में ये सब कुछ होता रहा। इसीलिए इस पूरे पीरियड को, तीन बड़े बड़े रेवोल्यूशन हुए, तीन देश आजाद हुए, इसीलिए कहा गया इसको क्या? द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसीलिए इस टाइम पीरियड को बोला गया द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, इसीलिए इसको एज ऑफ रेवोल्यूशंस बोला गया। तो अब जब कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, या स्कूल के इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें भी, तो क्वेश्चन आता है कि ये जो टाइम पीरियड है उसको एज ऑफ रेवोल्यूशन हम क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रेवोल्यूशन। अब इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जो कुछ भी पढ़ाया है मैंने अभी, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, पेज नंबर है 13, और उसमें यहाँ इस पैराग्राफ में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में जो कुछ अभी मैंने समझाया सब लिखा है। तो आप पहले वीडियो देखें, इसको पढ़ें, तब आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से, बड़े आराम से समझ जाएंगे। बहुत डिटेल में समझाया है। अगर पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप बुक पढ़ लेंगे, यानी ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, रिलेटेड पैराग्राफ, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो एक तरफ 1830 से लेके 1848 तक लगातार हो रहे हैं रेवोल्यूशन, और अभी हमने लास्ट जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने ये जाना ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि इस रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था किसका? लिटरेचर का, आर्ट का, पोइट्री का, यानी बेसिकली किसका कंट्रीब्यूशन था? कल्चर का, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि उस समय लोग पढ़े लिखे थे नहीं। अगर लोग गीत, पोयम अपनी भाषा में लिखे हुए सारी चीजें, अपनी कल्चर, अपनी भाषा से अगर उनको प्यार नहीं होता तो कैसे उनको जोड़ा जाता, कैसे उनमें देशभक्ति की फीलिंग लाई जाती, और कैसे वो आजाद हो पाते? तब तो रेवोल्यूशन लाना इतना बड़ा संभव ही नहीं होता। तो ये सब पॉसिबल हो पाया था पोएट्स, आर्टिस्ट, इन सब की वजह से।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और ये जो टाइम था, ये जो एरा था, इसी को कहा गया रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिक मूवमेंट। यानी कि आर्ट, लिटरेचर, पोएम, सॉन्ग्स, कल्चर, इन सब चीजों के थ्रू, इनकी हेल्प से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डालना, इन सब चीजों के थ्रू रेवोल्यूशन करना, रेवोल्यूशन के लिए लोगों को तैयार करना, ये जो टाइम पीरियड था, ये जो प्रोसेस थी, ये कहलाया रोमांटिसिज्म या रोमांटिक मूवमेंट। यानी कि आंदोलन करना, मूवमेंट करना इन चीजों के थ्रू इस तरीके से, तो ये रोमांटिक मूवमेंट कहलाया। और ये जो तरीका था, ये कहलाया रोमांटिसिज्म। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रोमांटिक मूवमेंट? रोमांटिक मूवमेंट क्या था? तो रोमांटिक मूवमेंट एक ऐसा टाइम पीरियड, था जिसमें मूवमेंट, जिसमें आंदोलन, जिसमें रेवोल्यूशन किया गया पोइट, आर्टिस्ट, इन सब चीजों के द्वारा। और किस चीज में इन्होंने जोर दिया, पोइट्स ने, आर्टिस्ट ने, कि सिर्फ साइंस और इंडस्ट्री वगैरह, केवल इन चीजों में प्रोग्रेस करके ही हम जो है कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होकर इन सारी चीजों से ही हम नहीं कर सकते। बल्कि अगर हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है, रेवोल्यूशन करना है, लोगों को यूनिफाई करना है, और यूनिफाई करने के लिए जरूरी है कि पहले लोगों को अपनी कंट्री के कल्चर से प्यार करना आना चाहिए, अपनी संस्कृति से लोगों को प्यार होना चाहिए, उससे जोड़ना जरूरी होगा। और ये चीजें कर सकती थी, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस हैं, साथ में जैसे हमारे, या मान लीजिए अगर हम इंडियन है तो हमें अपने जो किंग्स वगैरह रहे, जो किंग्स रहे हैं, महान राजा वगैरह रहे, उन सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम प्राउड कर पाते हैं। और ये था, इंडिया में भी यही चीज हुई, इंडिया में भी रोमांटिक मूवमेंट का लिया गया, क्योंकि कारण है रिवोल्ट ऑफ 1815 से पहले पहले भारतीय लगातार इतने लंबे समय तक गुलाम रहे थे, पहले मुगलों के, बाद में अंग्रेजों के, कि वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ, बहुत गिरा हुआ समझते थे, बहुत ही ज्यादा मरा गिरा समझते थे अपने आप को, बहुत ही पिछड़ा हुआ समझते थे अंग्रेजों के आगे, कि अंग्रेज बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार है, हम कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, अपनी संस्कृति को भूल गए थे कि कितनी महान संस्कृति रही है भारत की। लेकिन आगे कुछ जब लीडर आए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, इस तरीके के लीडर आए, इन्होंने भारतीयों को एहसास दिलाया, विवेकानंद जैसे, इन्होंने लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ा और उनको समझाया कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया की सबसे महान कल्चर, महान कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। तो ये जो मूवमेंट था वो कहलाया रोमांटिक मूवमेंट। तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अभी यहाँ इस टॉपिक में इससे रिलेटेड काफी कुछ बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं। ठीक है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ काफी सारी चीजें जो इस टॉपिक में रहेंगी, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। कहने का मतलब ये कि ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन, यानी कल्चर, सॉन्ग्स, ड्रामा, पोएट्री, इन सब का कंट्रीब्यूशन नेशनलिस्ट फीलिंग में क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी इन सब चीजों ने लोगों में देश प्रेम की भावना किस तरीके से बढ़ाई, इनका कितना योगदान था, कैसे इनका इस्तेमाल किया गया उस समय यूरोपियन कंट्रीज के लोगों में अपने देश के लिए खड़े होने के लिए, उनमें भावना भरने का, उनमें अपने देश से, ताकि वो प्यार करें और देशभक्ति की भावना उनमें बढ़ाने के लिए कैसे इन सब चीजों का प्रयोग किया गया, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो बताया गया। और सबसे पहली चीज कि ये आखिर जो रोमांटिक इमेजिनेशन है ये था क्या, ये मैंने बता तो दिया कि रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, बाकी और बता देते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जिससे आप उसको समझते जाए। ठीक, तो पहली चीज यहाँ देखिए, यही है पेज, वही है पेज नंबर 13, हेडिंग ये रहा, इसकी सेकंड थर्ड लाइन से आप देखिए, आपको समझ आएगा टू द पॉइंट क्या कि कल्चर जो था, इसमें कल्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्या कि कल्चर में जो संस्कृति होती है किसी भी कंट्री की, नागरिकों की, वो बहुत जरूरी होती है कि लोग उससे जुड़े रहे। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। लोग जब तक अपने कल्चर से नहीं जुड़ेंगे, अपने देश से नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक, ठीक है। और दूसरा क्या था, इन द क्रिएटिंग ऑफ आइडिया
ऑफ द नेशन, रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि हमें अपना एक देश बनाना है, आजाद देश बनाना है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, यूनिफाइड नेशन बनाना है। तो बनाओगे किन लोगों को लेकर? उन्हीं लोगों को तो लेकर जो एक जैसे कल्चर के होंगे, जिनका कल्चर एक जैसा होगा। मतलब जैसे भारत उन्हीं लोगों से बनता है जो भारतीय संस्कृति के हैं। अब यहाँ संस्कृति से मतलब कोई एक रिलीजन विशेष से नहीं है, जो हमेशा से लंबे समय से किसी भी धर्म के भारत में रहते आए हैं, तो वो सब भारतीय, हम सब इंडियन कल्चर को ही शेयर करते हैं और हम ही सबसे मिलकर बनता है इंडियन। तो ऐसे ही कोई और भी अगर नेशन बनेगा वो तभी बन पाएगा जब कॉमन कल्चर के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के आएंगे और यूनिफाइड होंगे, नेशन बनाएंगे। तो कल्चर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इस कल्चर को भी, लोगों को इस कल्चर से जोड़ा कैसे जाए? तो वो किसने जोड़ा? आर्ट में, पोएट्री में, इसमें स्टोरीज में, कहानियों में, ठीक, जोड़ा। एंड म्यूजिक, और किसकी इंपॉर्टेंस थी? म्यूजिक की। यानी आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब चीजों की हेल्प ली गई। अब आप यहाँ कहेंगे कि आर्ट की हेल्प कैसे ली गई? आर्ट की हेल्प ऐसे ली गई कि मान के लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बंगाल में या बंगाल बिहार के जो किसान थे उनकी हालत बहुत खराब थी, स्पेशली बंगाल के। उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती। नील जो कपड़ों को उस समय रखने के लिए काम आता था। उस समय आज की तरह बहुत सारे कलर कपड़ों, डिफरेंट कलर जो कपड़े हैं वो नहीं आते थे, बल्कि ये नेचुरल टाइप थी। मतलब एक पौधा होता था जो खेतों में उगाया जाता था, और इसके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसके फ्लावर या इसके फ्रूट से शायद जो है वो ब्लू कलर निकलता था, और उसका यूज जो है एक ब्लू रंग का डाई थी जिसका यूज कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था, जिसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत महंगा बिकता था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करती थी, जो भारतीय किसान थे, स्पेशली बंगाल बिहार के किसान, उन पर बहुत ज्यादा, उन पर जबरदस्ती उनसे करती थी कि वो गेहूं, दाल, चावल ये चीजें ना उगा करके इंडिगो की खेती करें। तो उस समय किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, जमीनें चली गई थी, और जब कभी सूखा वगैरह भी उस समय पड़ा, बंगाल में बहुत सारे लोग मारे गए। तो उन सारी चीजों को, लेकिन बंगाल में हो रहा था, बाकी के जो और जो भारत के अलग अलग, दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के जो लोग थे, उनको इस विषय में कोई बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, उनमें देशभक्ति की भावना कैसे आए? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ऐसे ही और नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने लिखा, मुझे एग्जैक्टली इस समय याद भी नहीं आ रहा कि नाम किसका था, लेकिन उस नॉवल का नाम याद है कि नॉवल था नील दर्पण। ठीक है, एक नॉवल लिखा गया, एक उपन्यास लिखा गया, नील दर्पण। तो ये क्या है? लिटरेचर ही तो थी। और उस नॉवल में उन्होंने उन किसानों की प्रॉब्लम, और साथ में ये शो किया, कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से दिखाया कि वहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो किसानों पर कितना ज्यादा, इंडियन फार्मर्स पर कितनी बुरी स्थिति में, कितना उनको टॉर्चर कर रहे हैं, कितना उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और जब ये नॉवल पूरे भारत भर में पढ़ा गया, देखा, तो पूरे भारत के लोग इंस्पायर हुए और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए और यूनाइट हो गए कि हमारे देश के किसानों को तो ये परेशान कर रहे हैं, कल को ये स्थिति हमारे साथ भी होगी, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों को यूनाइट करने में उससे हेल्प मिली। तो फाइनली हेल्प करी किसने? लिटरेचर ने। बिल्कुल ऐसे ही हेल्प आर्ट, पोएट्री और स्टोरीज ने भी की। यानी उस समय यूरोप में ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और उन पेंटिंग्स में लोगों की सफरिंग्स, लोगों के दुख, समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, जो उन्हें रूलर्स की वजह से हो रहे थे, राजाओं की वजह से, या जो एम्परर्स थे, जो किंग्स थे विदेशी, उनकी वजह से हो रहे थे, वो सब पेंटिंग्स के थ्रू लोगों में, पोस्टर्स के थ्रू पहुंच रही थी, जिससे लोग उनके अगेंस्ट होते थे और अपने लोगों का दुख को समझते थे और इंस्पायर होकर के यूनाइट हो, जिनका दुख एक जैसा हुआ, जाहिर सी बात है वो उस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए एक साथ आएंगे। तो इस तरीके से आर्ट का, पोएट्री का, स्टोरीज का, म्यूजिक का सहारा लिया गया, और यही के रिवोल्यूशन के लिए, लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, लिटरेचर, म्यूजिक की हेल्प लेना, यही कहलाया रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा किसका? रोमांटिक इमेजिनेशन का। किसका? नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाने के लिए। हालांकि अभी ये थोड़ा सा और है, और इसमें एग्जाम्पल भी आगे चल करके एक दिया गया, पोलैंड का एग्जाम्पल, कि कैसे लैंग्वेज ने हेल्प की
वहां पर यानी लैंग्वेज एक भाषा माध्यम बनी, किस चीज का, रेवोल्यूशन का, सिंबल बन गई पोलैंड में। कैसे, वो इसी का एग्जांपल देकर समझाया गया है इसी रोमांटिसिज्म का। तो इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ाया, उसको अच्छे से पढ़े समझे, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है। और अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग के रूप में आता है। ये अभी याद है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, कुछ समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछिएगा, ठीक है, लेकिन पढ़िएगा जरूर।